हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ कर रहे थे। आज चैप्टर करेंगे प्रियम्बल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे इनको कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो भी एमसीक्यूज़ हैं इनको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट पे मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, फिर शुरू करें। उद्देश्य का यानी इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। ये उद्देश्य का होता क्या है, उद्देश्य का या फिर प्रियम्बल यानी यहाँ पे संविधान की गिस्ट को बताया गया है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून पढ़ते हो ना, कानून है, सबसे बड़ी किताब है कानून की। और किसी भी कानून का पर्पज क्या रहता है, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल का क्या औचित्य है संविधान में, तो आप बस इसी शब्द को लिख देना, वेलफेयर ऑफ पीपल। इससे बड़ा शब्द नहीं है। सुप्रीम गोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वेलफेयर ऑफ पीपल है, लोगों का कल्याण है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पे प्रियम्बल को लिख दिया है और यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया था, अंगीकृत कब किया था, अधिनियमित कब किया था। ये डेट हम लोग पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949। ये पढ़ते रहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं प्रियम्बल से। यहाँ पे जो आपको 5 शब्द दिख रहे हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 आपको शब्द लाइन से याद रखने हैं। प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक और गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसको हम लोग SSDR के कोडिंग से पढ़ते रहते हैं, SSDR। यहाँ पे आपको जस्टिस लिखा हुआ दिख रहा है। तो पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितने तरीके के न्याय का जिक्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ये सब करेंगे। क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे उसी के साथ साथ प्रियम्बल को देख लिया करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो हम लोगों ने 5 शब्द पढ़े हैं इनका ऑर्डर क्या क्या है, और मूल संविधान में यानी जब इसको लागू किया गया था तब कौन कौन से शब्द थे। तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा एस है सोशलिस्ट और ये जो तीसरा एस है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी और सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्ष का यहाँ पर जिक्र नहीं है प्रियम्बल में। किस शब्द का जिक्र है, पंथ निरपेक्ष का, धर्मनिरपेक्ष का नहीं है, क्योंकि दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। अभी बस इतना समझिए कि ये जो पंथ निरपेक्ष है ये पॉजिटिव अवधारणा है और ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये नेगेटिव अवधारणा है। वैसे अगर सामान्य परिभाषा देखोगे आप पंथ निरपेक्षता की और धर्मनिरपेक्षता की, तो आपको एक पॉइंट कॉमन दिखेगा, और वो कॉमन पॉइंट ये दिखेगा कि धर्म के आधार पर, पंथ विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन में कॉमन बात है। पंथ निरपेक्ष स्टेट बोलता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, धर्मनिरपेक्ष स्टेट भी बोलता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ये भी आपको यहाँ पे एक कॉमन चीज़ दिख जाती है। बाकी जो इनके मेन डिफरेंस है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जब लागू किया गया था तब कौन कौन से शब्द थे। पहला यानी सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला शब्द लिखा है, ये दूसरा शब्द और ये तीसरा शब्द। ठीक है, और इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये कब हुआ था, 1976। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। अभी आपने सीखा प्रियम्बल यानी उद्देशिका। उद्देशिका में जो भी बातें की गई हैं आप उनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटर थे, प्रियम्बल से आप उनके प्रिंसिपल्स को जान सकते हैं, उनके आदर्शों को जान सकते हैं, सभी निर्माताओं का इंटेंशन क्या था, ये सब चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हैं उद्देशिका में जो लिखा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा जाता है। इसको प्रस्तुत किसने किया था, JL नेहरू साहब ने किया था। कब किया था, ये तारीख तो नहीं भूलना है, 13 दिसंबर 19, जल्दी से बताइए, 13 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। 4 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत किसने किया था ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको प्रियम्बल देखना पड़ेगा, कितने प्रकार की जस्टिस की बात की है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है। ये सब चीज़ें हम लोग को देखना है। तो एक बार प्रियम्बल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जस्टिस देखेंगे, फिर स्वतंत्रताएं देखेंगे।
देखिए जस्टिस की क्या क्या बात हुई है, आपको सामाजिक सोशल जस्टिस की बात की गई है प्रीएम्बल में, आर्थिक जस्टिस की बात की गई है और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। कितने जस्टिस हैं? 3 हैं। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की गई हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितना हो गया? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है प्रीएम्बल में। इसके बाद पूछा गया था आपसे समानता। समानता कितने प्रकार की हैं? यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। समानता कितनी हो गई? 2 हो गई। और यहाँ पे बंधुता की बात एक बार की गई है। तो आपने 3, 5, 2, 1 देख लिया, याद रह जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए क्रम पूछ लिया ना, यहाँ पे क्रम हम लोग जानते हैं SSSDR, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए पहला एस क्या है? सोवरेन है, यानी सत्ता संपन्न है। दूसरा एस ये सोशलिस्ट था। तीसरा एस सेकुलर था। ये डेमोक्रेटिक और ये रिपब्लिक। गणतंत्र सबसे लास्ट में लिखा है। पहले ऑप्शन में गणतंत्र सबसे पहले ही लिख दिया है, तो ये तो वहाँ गलत हो गया। और इन 3 ऑप्शन में आपको एक शब्द एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, जनवादी। इस शब्द को तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रीएम्बल में, है ना। तो यहाँ पे तो चारों गलत हो गए ऑप्शन। चारों रहने दीजिए गलत, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो यहाँ पे सीख लिया ना। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अभी हम लोगों ने सीखा था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा एक शब्द और है, वो है अखंडता यानी इंटीग्रिटी। तो आपने यहाँ पे सीखा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता इंटीग्रिटी। तो कौन कौन से शब्द हो गए जो 42 से जोड़े गए? SSI, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इधर कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? अभी आपने देख लिया SSI, तो इन 3 में से देख लीजिए कौन है। समाजवादी भी हो जाएगा और पंथ निरपेक्षता भी हो जाएगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन सही है। चलिए संविधान की उद्देशिका के संबंध में बहुत सारे नाम हैं। प्रस्तावना भी बोलते हैं इसी को, उद्देशिका भी बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कोर्ट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जो प्रीएम्बल का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही नया रूप है, जो प्रस्तुत किया गया था JL नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को 1946 में। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रकृति, इसका नेचर न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। जस्टिसेबल मतलब समझ रहे हो ना, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रीएम्बल को आधार बना के आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कानून को। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है ना। आपने अभी देखा SSI जो 3 शब्द हैं इनको तो जोड़ा ही गया, तो संविधान संशोधन से तो जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। चौथा पॉइंट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ओवरराइड समझ रहे हो ना। अभी आपने सीखा कि प्रीएम्बल को आधार बना के आप किसी भी कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। संविधान का जो बेग जोन है, बेग जोन यानी अस्पष्ट क्षेत्र है, इस चीज़ को समझने के लिए आप प्रीएम्बल का यूज कर सकते हैं। ऐसा केशवानंद भारती केस में आया था जजमेंट। केशवानंद भारती 1973, ये ईयर याद रखा करें। एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में जाना जाता है केशवानंद भारती केस को। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये आपने सीख लिया, यह लागू नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन सही है, पिछले क्वेश्चन में सीख लिया। यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना क्या क्या है? सामाजिक जस्टिस देखा था आपने, और आर्थिक न्याय भी देखा था। ये बिल्कुल करेक्ट है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी थी आपने, और जस्टिस 3 प्रकार के देखे थे। विचार और अभिव्यक्ति सही लिखा हुआ है। अवसर की समानता की भी बात की गई है प्रीएम्बल में, और प्रतिष्ठा की भी बात की गई है।
सभी शब्दों का उल्लेख है, तो यहाँ पे सभी चारों हो जाएगा। कर लेंगे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसी चीज़ को तो बोलते हैं ना सार्वभौमिकता, ये ऑप्शन। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता, पहली चीज़। लेकिन सभी धर्मों का, जितने भी धर्म हैं उस स्टेट में, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ऐसा धर्मनिरपेक्ष स्टेट बोलता है। यानी राज्य का कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं उन सभी रिलीजन्स का सम्मान करेगा स्टेट। और किसी किसी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष जो स्टेट है वो क्या धर्म के साथ हस्तक्षेप कर सकता है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन साथ में ये शब्द भी लिखा होना चाहिए साथ में, धनात्मक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मों के वेलफेयर के लिए स्टेट काम कर सकता है, ठीक है। यही तो इंडियन सेकुलरिज्म की खूबी है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी कुंभ का मेला लगता है करोड़ों का बजट अलॉट होता है। भारत में जितने भी धर्म हैं, हर धर्मों के वेलफेयर के लिए फंडिंग करती है गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? हस्तक्षेप तो हो रहा है, लेकिन धनात्मक हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पढ़िए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। गेस्ट को समझ पा रहे हो ना? चलिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? डेमोक्रेटिक देखा आपने, सेकुलर देखा और सोवरेनिटी भी देखा। संघीय, यूनियन कहाँ लिखा है? ये तो गलत है। फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है? इस पर हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लेना। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5 हैं। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं मिलती हैं प्रियम्बल में। तो पहला सही है, विचार की स्वतंत्रता। दूसरा लिखा है विचार प्रकट करने की। विचार प्रकट करना यानी इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं। विश्वास भी है। आर्थिक, ये चीज़ नहीं है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, इधर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। वैसे कमीशन ने जो आंसर माना है वो तो प्रियम्बल माना है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला है। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, प्रियम्बल को किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा दी थी? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, KM मुंशी साहब। KM मुंशी साहब ने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप प्रियम्बल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं पूछा गया है कि किसने क्या बोला है, एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग भी प्रियम्बल ही लगा देना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? यही तो है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन अभी देखें हम लोग, KM मुंशी साहब। BR अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रियम्बल को पवित्र दस्तावेज की भी संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूवारी, ये सब तो भूलना नहीं है आपको। पहले तो प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। ये तो केशवानंद भारती केस की देन है, जिसने प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा माना, और बेरूवारी केस का जो जजमेंट था इसको बिल्कुल पलट दिया। बेरूवारी मुकदमा ये था 1960 का, और केशवानंद भारती ये तो रटा है हम लोगों को 1973। सचिन तेंदुलकर साहब भी 1973 में ही पैदा हुए थे। चलिए, नेक्स्ट कीजिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ये देखा आपने अभी, केशवानंद भारती केस। और यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आया था, मूल ढांचे का। जैसे ही ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे संसद की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई। आर्टिकल 368 बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि संसद अब इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। जो भी प्रोविज़न मूल ढांचे से संबंधित होगा संविधान के अंदर, उसमें संसद अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये 2 बातें केशवानंद भारती विवाद में याद रखें। बेरूवारी विवाद को इन्होंने उलट दिया था, और मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। चलिए, इसको देखिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? प्रस्तावना के जो आदर्श हैं और उद्देश्य हैं ये आपने सीखा अभी। क्या क्या सीखा आपने? जस्टिस सीखा, आपने स्वतंत्रताएं देखी, आपने समानताएं देखी, आपने फ्रेटर्निटी देखी, बंधुता देखी, आपने इंटीग्रिटी देखी, है ना, ये सब बातें थी। तो ये जो फ्रीडम है, इक्वलिटी, ये सब कहाँ पे मिलता है? मूल अधिकार में मिलता है, फंडामेंटल राइट में मिलता है, डीपीएसपी में भी मिलता है, मौलिक कर्तव्य में भी मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल अधिकार पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4 और मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A। मूल अधिकार 12 से 35, डीपीएसपी 36 से 51 और पार्ट ए में 51A। चलिए, भारत के संविधान की उद्देशिका। अब ये संविधान का भाग है, ये आपने देख लिया, केशवानंद भारती ने बेरुवारी को पलटा था। और आपने ये भी सीखा कि इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसको आधार बना के आप किसी भी कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी बेग एरिया है, बेग जोन है संविधान का, उसको समझने में आप प्रीएम्बल की हेल्प ले सकते हैं। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे प्रीएम्बल से। अगले चैप्टर में हम लोग शासन प्रणाली पढ़ेंगे। कर लेंगे अब? चलिए।